जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है और जिनको मैथ्स में एक डर है कि वो कैसे मैथ्स में मैथमेटिक्स में 95% स्कोर करें। तो 95% स्कोर करने के लिए मैं आज आपको एक नेसेसरी टिप्स बताऊंगा कैसे 95% स्कोर करना है। ठीक है। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सारे बोर्ड्स के लिए वैलिड है, चाहे वो बच्चा सीबीएसई का हो या वो बच्चा आईसीएसई का हो या वो बच्चा एसएससी का हो। ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उससे वो 95% स्कोर इजीली अचीव कर सकता है। और हमने ऐसा अपने स्टूडेंट्स के साथ कराया है, देखा है। हमने उन टॉपर्स को भी वॉच किया है, हमने देखा है उनका स्टडी शेड्यूल क्या था, स्टडी पैटर्न क्या था, वो कैसे पढ़ते थे और उन्होंने कैसे 90% एबव मार्क्स स्कोर किया। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नॉर्मली मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो उनको उनमें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है सॉल्व करते समय, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहे। ठीक है। फॉर्मूला को रिवाइज कैसे करें, फॉर्मूलाज को ध्यान में कैसे रखें, ये सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स बताऊंगा। उस टिप्स को जो स्टूडेंट्स इस बार जो 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या कभी देंगे, तो वो अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ उनको बोलता हूं कि वो 90% स्कोर कर पाएंगे। लेकिन उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन को इस पूरे डिस्कशन को जो है हम लोग कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के पहले, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्री प्रिपरेशन। प्री प्रिपरेशन स्टेप्स आपको क्या फॉलो करना है। अभी आपने सोचा है कि यस आपको 90% स्कोर तो करना है, लेकिन 90% स्कोर करने के पहले आपको कुछ प्री प्रिपरेशन चेक्स को ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको 90% लाना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें है कि फर्स्ट लिमिट, है ना, लिमिट द डिस्ट्रैक्शन। लिमिट द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से दूर होना पड़ेगा, है ना। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक दिन का आपको एक स्पेसिफिक गोल बनाना पड़ेगा। स्पेसिफिक गोल कि ठीक है आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैथमेटिक्स में ये चैप्टर पढ़ूंगा और इस चैप्टर के इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाऊंगा। ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हर एक दिन का एक मुझे सेट गोल बनाना पड़ेगा, ईच डे का। ठीक है। तीसरी बात, अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा। स्टडी प्लान, ये जो स्टडी प्लान आप बनाओगे वो एग्जाम डेट्स के हिसाब से बनाओगे। एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं, आपको पता है कि मैथ्स का एग्जाम कब होने वाला है, सोशल साइंस का एग्जाम कब होने वाला है, साइंस का एग्जाम कब होने वाला है। तो उसके हिसाब से आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि मैथ्स में आपको कितने दिनों तक कंटिन्यूअस मैथ्स की स्टडी करनी है या सोशल साइंस की स्टडी करनी है, साइंस की स्टडी करना है। आप तो पढ़ाई कर रहे हो, है ना। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 7 आवर्स 10 आवर्स भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी करने के बाद जो उन्होंने पढ़ा उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कैसे करना है, ऐसा क्या करें कि जो उन्होंने पढ़ा वो याद रहे। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि स्टडी ड्यूरेशन में, जैसे अगर सपोज आपने 45 मिनट से स्टडी किया, ठीक है, तो 45 मिनट से स्टडी करने के बाद आपको 2 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है।
और आपने अगर टाइम टेबल बनाया कि मुझे 1.5 आवर पढ़ना है, तो 1.5 आवर के बाद आपको 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ठीक है, तो ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक लेने से क्या होगा कि थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, प्लस ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है उन सब चीज़ों को रिकॉल करना है, याद करना है, उसको मेडिटेट करना है, जिससे आप पढ़े हुए इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे ना। स्लीप पैटर्न, एक हेल्दी स्लीप पैटर्न होना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे की स्लीप नींद होने ही चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होने ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप सोओगे नहीं तब तक क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन फोकस नहीं बन पाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप 8 घंटे सो भी लेते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पास 16 घंटे हैं जहाँ पे आप अपने स्टडी प्लान कर सकते हो। 8 घंटे सोने के बाद 16 घंटे तक तुम कंटिन्यूअस एक्टिव रह सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेसेसरी स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप 95% स्कोर कर पाओगे मैथ्स में। जी हाँ, 95% स्कोर कर पाओगे। ये जो भी मैंने स्टेप्स लिखा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो वैसे बच्चों से लिया गया है जो बच्चों ने ऑलरेडी 95% प्लस स्कोर किया है। चलिए, तो मैं आपको कुछ अपने स्टूडेंट से मिलाता हूँ। जैसे सुरभि मित्तल, इसने 499 स्कोर किया था 500 में, है ना। इसने कुछ टिप्स दिया है, वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अगर आप देखें तो नंदिनी गर्ग, ये भी, इसने भी 499 स्कोर किया है 500 में। तो इसने कैसे पढ़ाई किया कि इसने मैथ्स में 95% प्लस स्कोर किया, ये सारा टिप्स आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द सिलेबस। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एंड मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। तो आपके पास सिलेबस का डेटा तो है। अच्छा, सिलेबस के डेटा के बाद आपके पास ये भी होना चाहिए कि हर एक टॉपिक का मार्क्स क्या है, वेटेज क्या है ना। फॉर एग्जांपल, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पहले जो है हम वही टॉपिक करेंगे जो हाई वेटेज का रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। एल्जेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है दोस्तों कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एंड नंबर सिस्टम ये अच्छे से कर लेते हो तो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो क्या आपके पास डिलीटेड टॉपिक्स का लिस्ट है? तो चलिए, तो यहाँ पे ऐसा ये डिलीटेड टॉपिक के लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, ये सब डिलीट हो चुके हैं। पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन, एल्गोरिथम, ये डिलीट हो चुका है दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट हो चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है पढ़ते समय, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है, उसके बाद उस सिलेबस में ये समझना है कि हर एक चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा, जब उस चैप्टर के अंदर गए तो बहुत सारे टॉपिक्स आएगा, तो उस टॉपिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक है जो ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको पहले 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स
में क्या डिफरेंस है। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे मैं उन पे ध्यान देना चाहूंगा पहले कि बेसिक मैथ्स नॉर्मली वो बच्चे पढ़ते हैं जो 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उन्होंने 10 तक मैथ्स लिया है लेकिन 11-12 में मैथ्स नहीं लेने वाले हैं। दोनों का सिलेबस सेम है लेकिन दोनों में क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स कैटेगरी वाले हैं उनका अप्रोच सिर्फ एनसीईआरटी होगा, सिर्फ वो एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी भी फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी फॉलो करेंगे एंड आर डी शर्मा का भी बुक फॉलो करेंगे मैथ्स के लिए। अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आपको 95% उससे ज़्यादा स्कोर करना है, तो एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आपने आर डी शर्मा सॉल्व किया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थॉरो होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन उसका क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स में हमें ये चीज ध्यान में रखना होगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसमें। ऐसा नहीं कि हम एक ही क्वेश्चंस और उसी टाइप का क्वेश्चंस को बार बार लगा रहे हैं, नहीं, हमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस क्लियर करने पड़ेंगे, क्लियर रखने पड़ेंगे। को फॉर्मूला बुक बना लेना है। जी हाँ, पढ़ते समय जो भी आपने पढ़ा या जो भी आपने सीखा, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, उसका आपको फॉर्मूला बुक बनाना है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अपने इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर्स में या स्कूल में आप टेस्ट के लिए जाते हैं, तो टेस्ट के जो पेपर आते हैं उस पेपर को आपको थॉरो एनालाइज करना है। और एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस गलत हो गए, जो क्वेश्चंस गलत हो गए, उसके लिए आप एक एरर बुक बनाएं और उस एरर बुक में उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखें कि भाई अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके पीछे का क्या रूट कॉज है। मैथ्स में जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं ना, तो स्टेप्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसर्स लिखते समय स्टेप्स को फॉलो करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल है, जिसने ये बोर्ड में पेपर लिखा है, तो देखो जब इसने पेपर लिखा है तो लिखते समय पहले लिखा है गिवन, मीन्स डेटा क्या दिया हुआ है, फिर प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, फिर प्रूफ, है ना, और फिर उसके बाद प्रूव्ड मीन्स कंक्लूजन। ठीक है, तो ये स्टेप्स को फॉलो करना है, हर एक स्टेप का मार्क्स होता है। क्वाड्रेंट का पेरीमीटर मैंने लिखा, तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर मैंने लिखा 2r प्लस 1/4 इंटू 2πr, सपोज ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो भाई अगर मैंने ये स्टेप लिख दिया तो मुझे कितने मार्क्स मिल गए, हाफ मार्क्स मिल गए। ठीक है, फिर मैं जब दूसरे स्टेप में आऊंगा, उसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितने मार्क्स मिल गए, हाफ मार्क्स मिल गए। फिर जब मैं कंक्लूड करूंगा तो मुझे कितने मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स मिल गए। इसका मतलब क्या है कि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जब भी आपको लगे कि आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे या ये 2 स्टेप्स तक तुम पहुंच गए, यहाँ कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे, तो ये दोनों स्टेप्स तक आपको लिख करके आ जाना है। कम से कम आपको 1 मार्क्स तो मिल जाएंगे, 1 मार्क्स आपका जाएगा। कुछ बच्चों ने तो ये भी बताया, कुछ स्टूडेंट्स जो टॉपर स्टूडेंट थे जिन्होंने 90% प्लस स्कोर किया है, उन्होंने तो ये भी बताया है कि सपोज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन में और वो क्वेश्चन हो नहीं पाया या रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप फॉर्मूला भी लिख दोगे ना, उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगने वाला है, अगर आप वो भी लिख दोगे ना, तो आपको जो उस फॉर्मूला के लिए मार्क्स अलॉटेड है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अगला जो तुम्हें पॉइंट बताना चाहूंगा कि पेपर को देने से पहले, जब आप मेन एग्जामिनेशन में जाने से पहले, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दे देने हैं। उस तरह के सिमिलर टेस्ट, मॉक टेस्ट या आप उसको प्रीलिम्स बोल लो, तो आपको प्रीलिम्स दे लेने हैं। देने के बाद जब आप 1 या 2 प्रीलिम्स दोगे ना, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट आपके आंसर का सीक्वेंस क्या होगा। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उस सीक्वेंस को सेट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे आइडियल सीक्वेंस माना जाता है कि पेपर की
सीक्वेंस को फॉलो करना। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना, फिर 2 करना, फिर 3 करना, मान लो 3 नहीं हो रहा है तो स्पेस छोड़ देना, फिर 4 करना, फिर 5 करना, फिर 6 नहीं हो रहा है, 6 के लिए स्पेस छोड़ देना। तो ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। ओके, आप अपने स्कूल में या कोचिंग सेंटर्स में टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देने के बाद जो भी आपके एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जब उस पेपर को इवैल्यूएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको उनके फीडबैक का ध्यान रखना है। वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं, कि वो गलतियां आपसे मेन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ना हो पाए। रिवीजन करते समय, रिवीजन करते समय आपको सबसे पहले, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वही चैप्टर्स ज़्यादा रिवाइज करते हैं जो उनका स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता है। लेकिन मैं आपसे ही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके जो वीक चैप्टर्स हैं, पहले आप वो रिवाइज करो, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं वो तो आप करोगे ही करोगे। मैं आपको बता दूं, जो रैंकर स्टूडेंट है वो माइंड मैप बना लेते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं कि अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए या तो एक सीक्वेंस प्रिपेयर कर लेते हैं या कोई नेमोनिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं कि मेरा एग्जामिनेशन कल है, आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो, कल आपका मैथ्स का पेपर है, तो आज आपको कोई भी नए चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब बस जो आपने पढ़ा है या जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको उसी को पॉलिश करना है। कुछ भी, कोई भी नया टॉपिक पढ़ के नहीं जाना है, नहीं तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन के पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है, इसलिए आपके फेस पे एक विनिंग स्माइल होना चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखा है कि अगर उनका एग्जामिनेशन कल है, तो ये आज दिन भर पढ़ेंगे, आज रात को पढ़ेंगे, ऑटो में पढ़ेंगे, कार में पढ़ेंगे, बस में जाते समय पढ़ेंगे, मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो में पढ़ेंगे, है ना। ये एक गलत तरीका है। आपको रात को तो सो ही जाना है। हाँ, आप दिन का समय आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 7 से 9 घंटे की एक अच्छी स्लीप तो होनी ही चाहिए, स्पेशली मैथ्स के पेपर में तो आपको सोकर जाना ही जाना है। तो आंसर्स लिखने के लिए, मैथ्स के आंसर्स लिखने के लिए आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। और आंसर्स लिखने के बाद हर एक आंसर को बॉक्स, पेंसिल से बॉक्स बना दोगे। और जब आप कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों क्वेश्चन के बीच में एक सफिशिएंट गैप होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो फिर आप सिर्फ लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है पहले क्वेश्चन के बाद, तो पहले क्वेश्चन को आप लाइन एक ड्रॉ करके, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करके, फिर आप सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप बॉक्स बना देना। एग्जामिनेशन में आपको काम रहना है, फोकस्ड रहना है, कॉन्सेंट्रेट रहना है, फेस पे एक विनिंग स्माइल रखना है, एक हाई एटीट्यूड रखना है कि नहीं, मुझे पेपर में बहुत अच्छा करना है, ये मौका हमें फिर नहीं मिलेगा और मुझे इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है। और मैं इस पेपर के लिए बहुत दिनों से एफर्ट, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप ऐसा सोचोगे, तो लिखते समय उतना कंटेंट भी जो है वो एग्जामिनेशन पेपर में आ पाएगा। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप मैथ्स में 90% प्लस मार्क्स स्कोर करोगे।